हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित यानी मैथ के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है और काफ़ी आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो कॉमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि x + 2y = 9 में x बराबर कितना दे दिया है, यहाँ पे 5 दे दिया है। तो बोल रहा है कि इस y का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे, x + 2y बराबर यहाँ पे 9 है और x का मान यहाँ पे कितना दिया है, 5 दिया है। तो x के जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे, प्लस यहाँ पे 2y और बराबर यहाँ पे 9 हो गया। अब देखिए यहाँ से बोल रहा है कि y का मान निकालें, तो यहाँ से आप लोग y का मान बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए +5 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो इधर बचेगा सिर्फ 2y और 5 चला गया उधर, तो पहले से 9 है तो पहले से 9 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए +5 है तो बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -5। तो यहाँ पे देखिए 2y हो जाएगा बराबर 9 में से 5 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी y बराबर अब कितना हो जाएगा, 4। और भाग करने का मतलब क्या होता है, बट्टा के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे y बराबर कितना हो गया, 2। पूछ रहा था कि y का मान कितना होगा, तो y का मान यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर, निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है। इसमें से पहचानना है कि कौन एक परिमेय संख्या है। तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि किसी भी संख्या में अगर पाई और रूट रह जाए तो वो क्या होता है, यहाँ पे अपरिमेय हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोगों को पहचानना क्या है कि परिमेय संख्या पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय नहीं होगा। यहाँ पे देखिए √7 का यहाँ पे देखिए 7 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो √7 में रह जाएगा। जब √7 में रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, तो ये परिमेय नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अब सी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए √16 बट्टा यहाँ पे है 25, तो 16 का वर्गमूल निकलता है, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 4। और यहाँ पे देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पे 5, यानी रूट इसमें से हट गया। जब रूट इसमें से हट गया तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे √3 बट्टा 2 है, तो यहाँ पे देखिए √3 का भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 का भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यानी √3 बट्टा 2 में यहाँ पे रूट रह जाएगा। जब रूट रह जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है परिमेय कौन होगा, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। √ यहाँ पे 16 और बट्टा 25 ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ऐसे बोर्ड एग्जाम में रहते हैं, इसीलिए ये प्रश्न आपको सॉल्व करना जरूरी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य निकालना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, 13 से लेके 19 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उनको आपको क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए 13, 14, 15, 16, फिर यहाँ पे 17, 18, फिर यहाँ पे 19। तो 13 और 19 के बीच यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं उसको लिख देना है। और जो बीच वाली इनमें से संख्या होगा वही इसका क्या होता है, समानांतर माध्य होता है, तो वो आपको निकाल देना है। तो इसका बीच संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 3 इधर से भी संख्या छोड़ देते हैं, 3 इधर से भी संख्या छोड़ देते हैं, जो बीच में आएगा वही इसका समानांतर माध्य होगा। यानी 13 और 19 के बीच जो समानांतर माध्य होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 16 होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 5 नंबर प्रश्न है, बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। जो बिंदु यहाँ पे 4 और -3 है
वो किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए, कोई भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, एक x का मान होता है और एक क्या होता है, y का मान होता है। तो जो पहला बिंदु का मान होता है वो x का मान होता है और जो दूसरा होता है वो y का मान होता है। जैसे कि ये बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना है, 4 और -3 है। तो जो पहला होगा वो x का मान होगा और जो दूसरा होगा ये क्या होता है, y का मान होता है। तो ये पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले आपको ये आलेख समझना पड़ेगा। ये y अक्ष होता है और ये क्या होता है, x अक्ष होता है। ये क्या होता है, x अक्ष होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसे बोलते हैं प्रथम पद, इसे बोलते हैं द्वितीय पद, इसे बोलते हैं तृतीय पद, इसे बोलते हैं चतुर्थ पद। तो यहाँ पे देखिए 4 और -3 पूछ रहा है, तो आसानी से हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रथम पद होता है उसमें x का भी मान प्लस होता है और y का भी मान क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, x का मान माइनस में होता है और y का मान किस में होता है, प्लस में होता है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, x का भी मान माइनस में होता है और y का भी मान क्या होता है, माइनस में होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, x का मान प्लस में होता है लेकिन y का मान किस में होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। तो यहाँ पे जो 4 है वो प्लस में है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन y का मान किस में है, माइनस में है। तो यहाँ पे देखिए, किस चतुर्थांश में x का मान प्लस होता है और y का मान माइनस होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी ये बिंदु कहाँ पे है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आपको अब एक होमवर्क प्रश्न देते हैं, उसका कमेंट करके आपको बताना है कि यहाँ पे 2 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये आपको बताना है कि जो 2 और 4 किसी बिंदु का एक ये निर्देशांक है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 = 0 के दो मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है कि यहाँ पे 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा ज्ञात करें। तो ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होता है और एक क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा होता है। तो इसी का फॉर्मूला होता है, लेकिन 1/अल्फा और 1/बीटा का यहाँ पर फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो ये बट्टा का जोड़ दिख रहा है, इसको आप लोग बट्टा का जोड़ बनाइए, अल्फा और बीटा का लघुत्तम निकाल लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा प्लस, यहाँ से देखिए बीटा से बीटा कट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा। थोड़ा सा उल्टा है, बीटा प्लस अल्फा है तो इसको हम लोग सीधा कर देंगे, या करके पहले अल्फा लिख देंगे फिर बीटा लिख देंगे और बटा नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। और ये बड़ा वाला बट्टा है तो यहाँ पे बड़ा वाला बट्टा दे देंगे, अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, यहाँ पे c/a होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे c/a। तो अब यहाँ पे क्या कर देना है, b का मान रख देना है, a का मान रख देना है, यहाँ पे c का मान रख देना है, यहाँ पे a का मान रख देना है। तो यहाँ पे जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है, जिसमें x कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, यहाँ पे c का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले से माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए b का मान, तो यहाँ पे x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होगा। फिर ये छोटा बट्टा तो यहाँ पे दे देंगे a का मान, तो यहाँ पे देखिए x² में भी कुछ भी नहीं गुणा कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। फिर ये बड़ा वाला बट्टा है तो यहाँ पे हम बड़ा वाला बट्टा दे देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे c, तो यहाँ पे देखिए c का मान कितना है, तो ये चिन्ह है इसके साथ ही लिखना है, चिन्ह -2 है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को -2, और बट्टा a का मान कितना है, तो a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर ये बट्टा, ये जो बड़ा वाला बट्टा है इसको हम लोग गुणा में बदलेंगे तो 1/1, और ये गुणा में हो जाता है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ पे देखिए जो 2 है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चिन्ह में चिन्ह से गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, और नीचे 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, यानी क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा, 1/2, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 7 नंबर,
cos π/3 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि cos π/3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम cos π/3। तो आपको एक बात याद रखना है कि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो पाई होता है उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे cos और पाई की जगह पे कितना रख देंगे, 180 डिग्री और बट्टा यहाँ पे 3। अब इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 60 बार में, यानी यहाँ पे हो गया cos, यहाँ पे हो गया 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे कितना हो गया cos 60 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि cos 60 डिग्री का मान बताइए। cos π/3 का मतलब क्या होता है, cos 60 डिग्री। ऐसे हम लोग सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पे देखिए cos 60 का मान कितना होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है 1/√3, सी ऑप्शन है यहाँ पे 2/√3, डी ऑप्शन है 0। तो आपको वो टेबल होता है जिसमें थीटा का मान होता है, तो वो आपको याद होना चाहिए, तभी ये प्रश्न आपसे बन पाएगा। तो इसीलिए मैथ बनाते समय आपको फॉर्मूला की भी बहुत जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए cos 60 का मान कितना होता है, 1/√2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 8 नंबर, बिंदुओं A 4, 5 तथा B 6 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक बिंदु A है और एक बिंदु यहाँ पे B है, इसके मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी जो बीच में बिंदु है C, उसका क्या कर देना है, निर्देशांक निकाल देना है। तो A का निर्देशांक यहाँ पे देखिए 4 और 5 है और B का निर्देशांक यहाँ पे कितना है, 6 और 5 है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक, जो ये A और B को मिलाने वाली रेखाखंड है, इसकी जो मध्य बिंदु, जो ये यहाँ पे बीच में बिंदु आएगी, उसका क्या कर देना है, निर्देशांक निकाल देना है। तो उसका भी निर्देशांक कितना होगा, यहाँ पे एक x का मान होगा, एक y का मान होगा, वही आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग देख के क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 बट्टा यहाँ पे क्या होगा 2, और यहाँ पे क्या होता है y1 प्लस यहाँ पे होता है y2 बट्टा क्या होता है 2 होता है। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पे C है, तो यहाँ पे लिख देंगे C बराबर, यहाँ पे देखिए x1 x2, ये कहाँ से आएगा, तो ध्यान से देखिए ये पहला बिंदु है, इसमें से जो x का मान होगा, जो पहला अक्षर है यहाँ पे वो x का मान होगा, यानी x1 होगा, और जो दूसरा यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरे बिंदु में जो पहला मान होगा वो हो जाएगा x2 का मान, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे y2 का मान। बस आपको यहाँ पे रख देना है x1 + x2। x1 का मान यहाँ पे देखिए 4 और y2 का मान यहाँ पे 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 और +6 और बट्टा के नीचे 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2, कोमा लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए y1 + y2, y1 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5, और y2 का मान यहाँ पे कितना है 5, यानी 5 और +5 बट्टा यहाँ पे 2। अब क्या करना है, ऊपर में आपको जोड़ देना है, 6 और 4 कितना हो गया 10 बट्टा 2, कोमा यहाँ पे भी कितना हो गया, यहाँ पे 10 बट्टा यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। अब कटा दीजिए, ये भी 5 बार में कटेगा, ये भी 5 बार में कटेगा, यानी सी बिंदु का जो निर्देशांक आ गया कितना आ गया 5,5, यानी 5,5 आ गया, जो सी बिंदु का निर्देशांक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक समानांतर श्रेणी है, यहाँ पे 5, 8, 11, 14, इसका क्या कर देना है कि 10वां पद निकाल देना है। तो 10वां पद का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। a प्लस क्या होता है, यहाँ पे 9d होता है, ये 10वां पद का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 9d। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा a का मान, और यहाँ से जरूरत पड़ेगा आपको d का मान। तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम पद होता है उसे a बोलते हैं, यानी a का मान कितना होगा यहाँ पे 5, और d का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 में से क्या करते हैं 5 को घटा लेते हैं। d निकालना कैसे होता है, दूसरे पद में से क्या करते हैं, पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद में से हम पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। जो प्रथम पद होता है उसे a बोलते हैं, यानी a का मान कितना है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे a है तो a की जगह पे यहाँ पे रख देंगे 5
प्लस यहाँ पे 9 और डी का मान यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो डी का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे रख देंगे 3। सबसे पहले गुणा का काम होगा यहाँ पे, तो 5 + 9 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। समीकरण निकाय 2x + 3y = 5 और इधर है 4x + 6y = 9। यहाँ पे आलेख कैसा होगा, बोल रहे हैं कि दो समीकरण है यहाँ पे, 2x + 3y = 5 और एक है 4x + 6y = 9 का आलेख कैसा होगा। ए ऑप्शन है संपाती, बी ऑप्शन है समानांतर, सी ऑप्शन है प्रतिच्छेदी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना है आपको, सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे a1 बटा यहाँ पे a2 और यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा b1 बटा b2 और फिर यहाँ पे निकालना पड़ेगा c1 बटा c2 चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान, तो यहाँ पे देखिए ये पहला समीकरण है तो जो x वाला होता है वो a1 होगा और ये क्या होगा b1 होगा और ये क्या होगा c1 होगा। दूसरे समीकरण में, ये दूसरा समीकरण है, इसमें जो x वाला होगा ये होगा a2 और ये होगा b2 और ये होगा यहाँ पे c2। बस आपको रख देना है। a1 का मान कितना है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे a2 का मान कितना है 4 है। अगर कटे तो इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे रख लीजिए b1 और b2 का, तो यहाँ पे देखिए b1 का मान 3 है तो यहाँ पे रख देंगे 3 और b2 का मान यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे रख देंगे 6, कटा देंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा 2। यहाँ पे c1 c2 यानी c1 का मान कितना है 5 है तो यहाँ पे रख देंगे 5 और c2 का मान यहाँ पे कितना है 9 है तो यहाँ पे रख देंगे 9। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक ऐसा ये समीकरण बन रहा है a1 और a2, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों आपस में बराबर है, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा ये क्या है b2। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो c1 बटा c2 है वो बराबर नहीं है, यहाँ पे c1 बटा c2 क्या है बराबर नहीं है। तो ऐसे जब समीकरण बनता है कि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हो, तो वो क्या होता है यहाँ पे, वो समानांतर होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 बराबर यहाँ पे हो b1 बटा b2 बराबर हो यहाँ पे c1 बटा c2 के, यदि तीनों आपस में बराबर हो तो वो क्या होता है यहाँ पे संपाती होता है। अगर यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 बराबर नहीं, अगर b1 बटा b2 हो, अगर तीसरा बराबर हो या ना हो कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन ये पहला ही बराबर ना हो तो वो क्या क्या होता है यहाँ पे प्रतिच्छेदी होता है। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, अगर लास्ट वाला बराबर नहीं हो तो वो समानांतर होता है। अगर तीनों बराबर हो a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो वो क्या होगा यहाँ पे संपाती होगा। a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 तो वो क्या होगा यहाँ पे प्रतिच्छेदी होगा। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, 11 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका मान 0 होता है। इसमें से पहचानना है कि किसका मान यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका मान यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है। कोस या 90 का मान यहाँ पे क्या होता है 0 होता है और कोस यहाँ पे 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से किसका मान यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे कोस 90 डिग्री का मान यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे बताना है कि एक वृत्त की परिधि है वो 44 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ये आपको इत्मीनान से बना के कमेंट कर देना है। ए ऑप्शन है 14 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। तो जो भी आपको ऑप्शन सही आए तो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, स्टडी ग्रुप में अपने भाई बहन के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।